Assalamu alaikum, my dear students. Myself, Dr. Irshad, and I am here to discuss with you an important chapter of your class 11th board series, the cell structure and function. It's a very important chapter and it's part of our fast track revision express series, which is being discussed with you right now. And before starting the lecture, I want to inform you that if you want to find the notes of this chapter, you can either scan this QR code or go on these links. It will take you to the Telegram group, and there you will find your notes of this lecture. I'll first discuss the long answer type questions, then I will go into short answer type questions. And I will use Hindi or Urdu in mixture with English so that you understand better. So the first question I have here on the board, explain cell theory. This can come as a long answer question as well as short answer question. Now, all of you know that cell was discovered by Robert Hooke. Actually, he discovered the dead cells, empty spaces, and then living cells were discovered by Anton von Leeuwenhoek. But when this discovery of cell was made, it wasn't concluded that cell is a basic structural and functional unit of life. बोलने का मकसद ये है कि जब सेल डिस्कवर हुई उस वक्त साइंटिस्ट को ये नहीं पता था कि सेल हर एक ऑर्गेनिज्म में बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है. तो फिर अल्टीमेटली बहुत सारे साइंटिस्ट ने स्टडी किया, अपने जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको पब्लिश किया, उन पे डिस्कशंस किए और अल्टीमेटली वो इस कंक्लूजन पे आ गए कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो सेल्स के बने हुए हैं. एंड उसी चीज़ को फिर पेश किया गया आपके सामने एज सेल थ्योरी. ठीक है. सो in order to explain this question, in order to write the answer of this question, I will write some background of the cell. Okay. So you all know cell was discovered by Robert Hooke in 1665, and living cells were discovered by Anton von Leeuwenhoek. एंड एज आई सेड ऑलरेडी कि इन दो साइंटिस्ट्स ने सेल को डिस्कवर तो किया, लेकिन ये कंक्लूड नहीं कर पाए कि सारे ऑर्गेनिज्म सेल्स के बने हुए. तो फिर बहुत सारी और स्टडीज़ हुई जिनसे फिर कंक्लूड किया गया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है सारे के सारे वो सेल्स के बने हुए हैं, यानी कि सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है. अब ये जो थ्योरी है इसको कंक्रीट फॉर्म में प्रेजेंट किया हमारे पास दो साइंटिस्ट्स ने. एक का नाम था शिवॉन एंड दूसरे का नाम था शील्डन. तो आप सबको पता होगा कि शील्डन जो है वो एक बॉटनिस्ट था. ही वॉज अ जर्मन बॉटनिस्ट जिसने 1838 में प्लांट टिश्यूज़ को स्टडी किया था और कंक्लूड किया था कि सारे जो प्लांट टिश्यूज़ है वो सेल्स के बने हुए हैं. और शिवॉन जो था ही वॉज ए zoologist एंड उसने एनिमल टिश्यूज़ को स्टडी किया था एंड ये कंक्लूड किया था कि जो सारे के सारे एनिमल्स हैं वो सेल्स के बने हुए हैं. तो बेसिकली अगर आपको इस क्वेश्चन को लिखना है तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये मेंशन करना है कि इस सेल थ्योरी को किसने प्रपोज किया, किसने हमारे सामने इन कंक्रीट फॉर्म में लाया. ठीक है. सो सेल थ्योरी was proposed by Sheldon and Schwann in 1839. एंड यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बोला कि शील्डन जो था ही वॉज ए बॉटनिस्ट वाइल शिवॉन जो था ही वॉज ए जोलॉजिस्ट. तो आई विल राइट दिस एज वेल. शील्डन वॉज German botanist who studied various plant tissues. While जो शिवान था he was a British zoologist who studied the animal tissues. While जो शिवान था he was a British zoologist who studied animal tissues in 1839. And then both these scientists they exchanged their ideas and
put forward this cell theory. So they together proposed the cell theory in 1839. ठीक है ना, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं कि सेल को बेसिकली डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में, लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था एंटोन वॉन लीवनहूक ने, फिर सेल थ्योरी अल्टीमेटली प्रपोज की दो साइंटिस्ट ने, जिसमें एक का नाम था शील्डन एंड एक का नाम था श्वान। इन दोनों ने जस्ट इनिशियल डिस्कवरीज की, ठीक है ना। जो सेल थ्योरी है कि सारे ऑर्गेनिजम्स सेल्स के बने हुए, वो शील्डन और श्वान ने दी 1839 में। और शील्डन इसमें से जर्मन बॉटनिस्ट था जिसने प्लांट टिश्यूज को स्टडी किया, वाइल श्वान इसमें से एक ब्रिटिश जोलॉजिस्ट था हु स्टडीड द एनिमल टिश्यूज। और तो दोनों ने इकट्ठे सेल थ्योरी को प्रपोज किया इन 1839। नाउ इस थ्योरी के मेन 3 पॉस्टुलेट्स है, हम इसको ऐड भी कर सकते हैं लेकिन वो उन्हीं 3 पॉस्टुलेट्स में से निकल के आते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स और देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। या तो सेल के बने हुए हैं या सेल के प्रोडक्ट्स के बने हुए हैं, ठीक है ना। तो सेल्स बहुत सारे मटेरियल्स क्रिएट करते हैं जो फिर ऑर्गेनिज्म का पार्ट बनते हैं। तो इधर द ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स और देयर प्रोडक्ट्स। तो पहला पॉस्टुलेट ये है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स और देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। दूसरा पॉस्टुलेट ये है कि जो टोटल फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है ना, दैट इज सम टोटल ऑफ फंक्शन ऑफ इट इज सेल्स। तो जो ऑर्गेनिज्म एज ए होल फंक्शन करता है वो एक्चुअली सारे सेल्स का इंडिविजुअल फंक्शन ऐड होके आपके पास सामने आ जाता है, ठीक है। एंड इसके अलावा नंबर 3 पॉस्टुलेट जो सेल थ्योरी का है वो ये है कि जो सेल्स होते हैं, दे न्यू सेल्स जो होते हैं दे अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और जो तीसरा पॉस्टुलेट है उसको ऐड करने में थोड़ा कंट्रीब्यूट किया था और एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था रुडोल्फ विर्चो, ठीक है। तो हम यहाँ पे पॉस्टुलेट्स मेंशन करेंगे सेल थ्योरी के, ठीक है ना। द पॉस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी इंक्लूड, ठीक है ना। नंबर 1 पॉस्टुलेट, all organisms are made up of cells or their products। अच्छा, दूसरा एक पॉस्टुलेट भी हम इसी से निकालते हैं कि जो सारे के सारे सेल्स है, ऑल सेल्स, दे आर बेसिकली अलाइक, ठीक है ना। तो बेसिक मैनर में वो एक जैसे होते हैं। नंबर 3 पॉइंट, जो फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, दैट इज सम टोटल ऑफ फंक्शन ऑफ इट इज इंडिविजुअल सेल्स। एंड लास्ट का जो पॉस्टुलेट है सेल थ्योरी का, दैट इज न्यू सेल्स arise from pre-existing cells। जिस चीज़ को आप लोग जानते होंगे, ये वाला स्टेटमेंट जो है ना, इसको हम ओमनिस सेलुला ई सेलुला भी बोलते हैं। एंड जैसे कि मैंने बोला, ये 4th पॉस्टुलेट एक्चुअली इसमें ऐड किया गया था दूसरे एक साइंटिस्ट के वर्क के बेसिस पे जिसका नाम था रुडोल्फ विर्चो। हाँ, तो जो पॉइंट नंबर 4 है या पॉस्टुलेट 4 है, पॉस्टुलेट 4 जो है, दैट वाज एडेड बाय रुडोल्फ विर्चो इन 1855, ठीक है ना। तो उसने सेल डिवीजन को स्टडी किया और ये फैक्ट डिराइव किया कि जो नए सेल्स है दे अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। तो दिस इज प्रेटी मच what you have to remember about cell theory। अब इसको आप थोड़ा expand कर सकते हो by discussing the different types of cells, ठीक है, different shapes of cells, different sizes of cells, ठीक है। तो वो सब भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन को ज़रा रिवाइज करेंगे हम इसको कैसे लिखेंगे बोर्ड में, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डाउन कि सेल को डिस्कवर किसने किया ओरिजिनली, रॉबर्ट हुक इन 1665। देन लिविंग सेल्स को किसने ऑब्जर्व किया, एंटोन वॉन लीवनहूक ने। एंड सेल थ्योरी को किसने प्रपोज किया अल्टीमेटली, शील्डन एंड श्वान ने। एंड शील्डन वाज अ जर्मन बॉटनिस्ट हु स्टडीड प्लांट टिश्यूज,
while Schwann was a British zoologist who studied the animal tissues. And together they proposed this theory in 1839. And there are various postulates. The number one is all organisms are made up of cells or their products. All cells are basically alike. Function of organism is sum total function of its cells. And new cells arise from pre-existing cells. और इस स्टेटमेंट को हम लिखते हैं एज ओमनिसेलुले सेलुला. एंड इस स्टेटमेंट को ऐड किया था रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में, जिसने काम किया था थोड़ा सेल डिवीजन पे. ठीक है, तो एज अगर ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आया तो आप इसमें क्या चीज़ें ऐड करोगे, आप इसमें कुछ सेल्स के शेप्स डिस्कस करोगे और साइजेस डिस्कस करोगे. ठीक है ना, तो सेल्स जो है ना दे वेरी इन शेप एंड साइज. थोड़ा मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दूं कि जैसे आपको पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है. ठीक है ना, तो स्मॉलेस्ट सेल्स जो होती है, स्मॉलेस्ट सेल्स होती है माइकोप्लाज्मा. ठीक है ना. अच्छा, लार्जेस्ट सेल होती है आपकी ऑस्ट्रिच एग. ठीक है ना. इसी तरह फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाएगा लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है, लॉन्गेस्ट सेल्स, तो लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं न्यूरॉन्स. ठीक है ना, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप इसमें ऐड कर सकते हो. ठीक है ना. इसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स के साइजेस. ठीक है ना, तो लाइक इसमें आप ऐड कर सकते हो कि जो टिपिकल बैक्टीरियल सेल्स होते हैं दे आर 3 to 5 माइक्रॉन्स इन लेंथ इन साइज. जो हमारे आरबीसीज होते हैं दे आर 7 माइक्रॉन्स इन साइज. ठीक है ना. जो हमारे डब्ल्यूबीसीज होते हैं वो हमारे होते हैं 12 to 20 माइक्रॉन्स इन साइज. इसी तरह आप शेप्स भी ऐड कर सकते हो. लाइक अगर हम देखें जो हमारे आरबीसीज होते हैं वो बाइकनकेव होते हैं. ठीक है ना. जो हमारे डब्ल्यूबीसीज होते हैं वो अमीबॉइड होते हैं. जो हमारे मीजोफिल सेल्स होते हैं प्लांट्स में वो ओवल होते हैं. ठीक है ना. जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो ब्रांचड होते हैं एंड सो ऑन. ठीक है ना. ये कुछ पॉइंट्स आप इसमें ऐड कर सकते हो. और आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि सेल्स के दो टाइप्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. फिर उन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स को आपस में डिफरेंशिएट करके आप इस क्वेश्चन को लॉन्ग आंसर में कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है. अदरवाइज सेल थ्योरी जो है वो इन्हीं 2 पेजेस में आपका हो जाएगा, इन्हीं 3 स्लाइड्स में आपका हो जाएगा. ठीक है. सो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग द सेल थ्योरी. ठीक है. चलो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूजुअली विच आई एक्सपेक्ट कि आपसे पूछा जा सकता है वो है रिगार्डिंग द सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. तो ऑल ऑफ यू नो दैट सेल मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग एक बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल दिया गया था जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. ठीक है. तो जो कि एक्सप्लेन करता है सेल मेम्ब्रेन को. तो क्वेश्चन आपके पास आ सकता है डिस्क्राइब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. तो इन ऑर्डर टू गिव यू सम हाइलाइट्स तो मैं आपको बता दूं कि सेल मेम्ब्रेन को के लिए बहुत सारे मॉडल्स दिए गए थे इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए. तो लाइक डेविडसन एक मॉडल दिया था. ठीक है ना. डेविडसन एंड डैनियल मॉडल, रॉबर्टसन मॉडल दिया गया था. तो लेकिन वो सारे मॉडल्स जो है ना वो इसको पूरी तरह से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे इस स्ट्रक्चर को. ठीक है. तो अल्टीमेटली हमारे पास आ गया ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जिसको सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था 1972 में. एंड इस मॉडल ने सेल मेम्ब्रेन की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया. तो स्टार्ट करता हूँ मैं इसी चीज़ से कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है, ठीक है ना, तो इसको किसने प्रेजेंट किया था? इट वॉज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972. ठीक है ना, 1972. अब इसके पोस्टुलेट डिस्कस करते हैं. इन्होंने बोला क्या इन सिंगर एंड निकोलसन ने? ठीक है ना. तो आप ऐसे लिखोगे अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल. ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल. ठीक है ना. तो देखो ये मॉडल क्या बोलता है, इसके बहुत सारे पोस्टुलेट्स हैं, हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट इस मॉडल का ये है कि ये कंपोजिशन डिफाइन करता है सेल मेम्ब्रेन की. ठीक है ना. दिस मॉडल स्टेट्स दैट कि जो आपका सेल मेम्ब्रेन है इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स मेनली. उसके साथ थोड़ा कार्बोहाइड्रेट्स भी है. ठीक है.
लेकिन मेनली इसमें लिपिड्स और प्रोटीन्स है, ठीक है ना। एंड एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट ये मॉडल यूज करता है, दिस मॉडल सेज क्या दैट योर सेल मेम्ब्रेन इज बेसिकली a sea of lipids in which the proteins are embedded like are present like icebergs, ठीक है। so it is basically a sea of lipids with proteins like icebergs, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इस मॉडल में हम ये लिखेंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, that is a sea of lipids, that is a sea of lipids with proteins embedded like icebergs, ठीक है ना, with proteins embedded like icebergs, ठीक है। अब जरा मैं थोड़ा सा आपको ये दिखा दूं ये लिपिड्स होते कैसे हैं, ठीक है ना, और कौन से तरह के लिपिड्स होते हैं, ठीक है ना। देखो जब हम चेक करते हैं इन लिपिड्स को, तो लिपिड्स एक्चुअली होते हैं हमारे यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स, जिनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। वो फॉस्फोलिपिड्स एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें एक हेड होता है और एक टेल, दो टेल्स होती है, ठीक है। तो फिर ये जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं इनके दो लेयर्स होते हैं लाइक दिस, ठीक है ना। तो जब हम इन लिपिड्स को चेक करते हैं तो लिपिड्स कौन से टाइप ऑफ लिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स। और फॉस्फोलिपिड्स का सिर्फ एक लेयर नहीं होता, दो लेयर्स होते हैं आपके इस सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो सिर्फ एक लेयर नहीं होता, दो लेयर्स होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने दो लेयर्स बनाए, ये एक लेयर है और ये आपका दूसरा लेयर है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट बोला कि दिस इज सेल मेम्ब्रेन इज ए सी ऑफ लिपिड्स विद प्रोटीन्स लाइक आइसबर्ग्स, ठीक है ना। अब लिपिड्स को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, कौन से टाइप ऑफ लिपिड्स यहाँ पे प्रेजेंट है, दीज आर फॉस्फोलिपिड। एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल को अगर मैं यहाँ पे ले आऊँ अलग, तो जैसे कि मैंने आपको बोला ये फॉस्फोलिपिड जो है ये एक एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल होता है। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल मतलब जिसके दो एंड्स हो। तो इसके दो एंड्स कौन से एंड्स है, एक तो ये है जिसको हम बोलते हैं हेड, जो कि हाइड्रोफिलिक होता है, और ये एंड है जो जिसको हम बोलते हैं टेल्स। ये दो टेल्स है और ये टेल्स हाइड्रोफोबिक होते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं लिपिड्स के बारे में, ये मॉडल क्या बोल रहा है, दिस मॉडल स्टेट्स दैट द लिपिड्स इन द सेल मेम्ब्रेन आर ऑफ विच टाइप, दे आर फॉस्फोलिपिड्स, एंड phospholipids are amphipathic molecules. They are having two ends, one head and two second tail. Head is a hydrophilic end, यानी कि water loving end, and tails form the hydrophobic end. Hydrophobic end यानी कि water hating end, ठीक है। And when we look at the arrangement of these phospholipids, we find that there are two layers, ठीक है ना। And these two layers are arranged such that कि जो ये tails है, the tails remain inside and the heads remain outside, and these heads, these hydrophilic heads interact with the aqueous environment, यानी the water outside and inside the cell, okay। So क्या बोल रहा हूँ मैं, फिर से आप याद करोगे कि पहला था ये कि सेल मेम्ब्रेन इज अ सी ऑफ लिपिड्स विद प्रोटीन्स एम्बेडेड लाइक आइसबर्ग्स। तो दूसरा पॉइंट लिपिड्स के बारे में है, ठीक है। कौन से लिपिड्स होते हैं हमारे पास, शाबाश शाबाश, द लिपिड्स इंक्लूड फॉस्फोलिपिड्स। कौन से लिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है ना, फॉस्फोलिपिड्स। एंड फॉस्फोलिपिड्स को थोड़ा एक्सप्लेन करना बनता है। फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स आर एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल का मतलब जिसको दो एंड्स होंगे। यहाँ पे कौन से दो एंड्स होते हैं, हेड और टेल। हेड होता है हाइड्रोफिलिक एंड टेल होता है हाइड्रोफोबिक। तो टेल होता है हाइड्रोफोबिक। तो एम्फीपैथिक का मतलब क्या होता है, एम्फीपैथिक मीन्स हैविंग बोथ हाइड्रोफिलिक as well as hydrophobic end, ठीक है ना। और हाइड्रोफिलिक यहाँ पे हमारा हेड होता है और हाइड्रोफोबिक एंड हमारे यहाँ पे टेल होता है इस फॉस्फोलिपिड का, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला। और मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, इन फॉस्फोलिपिड्स के दो लेयर्स है, एंड वो दो लेयर्स में जो मॉलिक्यूल्स है दे आर अरेंज्ड सच दैट कि टेल्स गो इनसाइड
एंड हेड्स रिमेन आउटसाइड, ठीक है। तो तीसरा पोस्टुलेट हम लिखेंगे, पहला है ये कि इट्स अ सी ऑफ लिपिड्स विद प्रोटीन्स एम्बेडेड लाइक आइसबर्ग्स। सेकंड पॉइंट इज दैट द लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स एंड फॉस्फोलिपिड्स आर एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि हैविंग बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड, ठीक है ना। तो थर्ड पॉइंट हम इसमें ऐड करेंगे कि देयर इज ए बाइलेयर ऑफ दीज फॉस्फोलिपिड्स, देयर इज ए बाइलेयर यानी कि दो लेयर्स है, जैसे कि मैंने दिखाया डायग्राम पे। देयर इज ए बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स in which molecules are arranged such that heads face outwards, क्योंकि heads हाइड्रोफिलिक होते हैं, and tails go inwards, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है ना, वो वाटर के कंटैक्ट में नहीं आ सकते, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे दिखाया, दो लेयर्स है और हेड्स बाहर की तरफ होते हैं, टेल्स अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है। नाउ अब इसी बाइलेयर ऑफ लिपिड में क्या है आपके पास, इसमें आपकी प्रोटीन्स है, जैसे एम्बेडेड लाइक आइसबर्ग्स, ठीक है। तो कैसे होते हैं, ऐसे। तो मैं थोड़ा प्रोटीन्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, प्रोटीन्स ऐसे होते हैं, एम्बेडेड लाइक आइसबर्ग्स, लाइक दिस, ठीक है ना। तो ऐसे मैं यहाँ पे और एक प्रोटीन को बनाता हूँ, ठीक है ना। तो ये जो मैंने इस कलर से बनाए ये प्रोटीन्स है, ठीक है ना। अब आप नोटिस करो यहाँ पे प्रोटीन्स को मैंने अलग अलग तरह के बनाए, ठीक है ना। कुछ प्रोटीन्स है जो सुपरफिशियली एम्बेडेड है, जिनको हम आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इस मेम्ब्रेन से, ठीक है। इनको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, ठीक है, या पेरिफेरल प्रोटीन्स। और कुछ प्रोटीन्स है जो बहुत ही डीपली एम्बेडेड है, ठीक है ना, जिनको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन्स। और कुछ ऐसे भी प्रोटीन्स हैं जो बिल्कुल एंटायर थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, जिनको हम बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ठीक है ना। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्रोटीन्स तीन तरीके के हैं, ठीक है ना। एक तो सुपरफिशियली एम्बेडेड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, जिनको हम आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरे डीपली एम्बेडेड इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। और हम कह सकते हैं कि इंट्रिंसिक प्रोटीन्स में से कुछ प्रोटीन्स फिर क्रॉस करते हैं एंटायर थिकनेस और वो बनाते हमारे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ठीक है ना। तो प्रोटीन्स के बारे में डिस्कशन मेंशन करेंगे यहाँ पे कि प्रोटीन्स जो है, जो प्रोटीन्स है हमारे पास यहाँ पे, प्रोटीन्स हमारे पास यहाँ पे टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। एक तो होते हैं जिनको आप बोलते हो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, और दूसरे होते हैं आपके पास जिनको आप बोलते हो इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक को आप पेरिफेरल प्रोटीन्स भी बोलते हो एंड इंट्रिंसिक को आप इंटीग्रल प्रोटीन्स भी बोलते हो, ठीक है ना। और इनमें फ़र्क क्या है, इनमें फ़र्क है इसी ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन का, इसी डेप्थ ऑफ इंसर्शन का, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स जो है ना, दे आर सुपरफिशियली एम्बेडेड एंड दे कैन बी इजीली रिमूव, इनको हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वाइल जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स है दे आर डीपली एम्बेडेड, ये बहुत ही डीपली एम्बेडेड है, डीपली फिक्स्ड है, एंड दे कांट बी इजीली रिमूव, इनको आप इजीली रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये फर्क रहता है इन दो तरह के प्रोटीन्स में से, ठीक है। अब ध्यान रखना, जैसे कि मैंने बोला कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन्स बराबर एंटायर थिकनेस को क्रॉस करते हैं, and these type of intrinsic proteins which cross the entire thickness, they are called as transmembrane proteins, okay. So हम ऐसे कहेंगे कि some intrinsic proteins, ठीक है ना, some intrinsic proteins they cross entire thickness, ठीक है ना, वो बराबर थिकनेस क्रॉस करते हैं, and they are hence called as ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ट्रांसमेम्ब्रेन या टनल प्रोटीन्स, ठीक है ना, उनको हम ट्रांसमेम्ब्रेन या टनल प्रोटीन्स बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें फॉर एग्जांपल हमारे चैनल्स आते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम चैनल होती है, तो वो इस कैटेगरी में आ जाती है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की कैटेगरी में आ जाती है। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स मेंशन किए, जहां पे हमारा पहला पॉस्टुलेट था कि सेल मेम्ब्रेन इज ए सी ऑफ लिपिड्स विद प्रोटीन्स एम्बेडेड लाइक आइसबर्ग्स। द लिपिड्स जो होते हैं वो दे आर फॉस्फोलिपिड टाइप एंड those phospholipids are amphipathic molecules with hydrophilic as well as hydrophobic ends, and there is a bilayer of these lipids in which
The molecules are arranged at sides that heads go outwards, tails go inwards. Now proteins are like icebergs. You can see some of them are extrinsic, some of them are intrinsic, and some of them are transmembrane. Now बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक है जो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, ठीक है, वो ये है कि फिफ्थ पॉइंट जो इसमें ऐड करना चाहूँगा कि ये सेल मेम्ब्रेन जो है इसको स्टेबलाइज करने में और एक मॉलिक्यूल का भी हाथ है, ठीक है ना, एंड दैट मॉलिक्यूल इज नन अदर देन द कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल. एनिमल सेल्स में वो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल होता है, तो स्टेरॉइड मॉलिक्यूल्स होते हैं और एनिमल सेल्स में वो स्टेरॉइड मॉलिक्यूल होता है कोलेस्टेरॉल, ठीक है ना. तो द सेल मेम्ब्रेन is further stabilized by rigid molecules of cholesterol. ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे, ठीक है. देखो वैसे तो इस मॉडल को बहुत ही डेप्थ में आपने डिस्कस किया होगा, तो राइट नाउ हमारा सारा फोकस है कि इसको एक शॉर्ट तरीके से रिवाइज किया जाए और आप उतना ही यहाँ पे डिस्कस करो जितना आप बोर्ड एग्जामिनेशन में एज ए क्वेश्चन इसको लिखने वाले हो, ठीक है. सो आई एम स्किपिंग द ओवर एक्सप्लेनेशंस, तो आई होप यू आर एबल टू ग्रास्प दीज थिंग्स, ओके. तो द सेल मेम्ब्रेन इज फर्दर स्टेबलाइज बाय रिजिड मॉलिक्यूल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल. ये अक्सर आपको नीट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने में किन मॉलिक्यूल्स का रोल होता है, तो वो रिजिड मॉलिक्यूल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल का रोल होता है, ठीक है ना. अब इसके अलावा इस मॉडल ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी एक्सप्लेन की इस सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है. अच्छा, उससे पहले मैं आपको बोलूं कि इस मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स और प्रोटीन्स का रेशियो है वो बहुत ही वेरी करता है फ्रॉम सेल टू सेल, ठीक है ना. तो टिपिकल एग्जांपल अगर हम लेंगे आरबीसी की, तो आरबीसी में 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड्स होते हैं, ठीक है. तो उसमें प्रोटीन ही ज़्यादा रहता है, ठीक है. तो जो सिक्स्थ पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करूँगा वो ये है कि जो लिपिड इज टू प्रोटीन रेशियो है, दैट वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल. और एग्जाम्पल लेंगे हम, जो पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, आरबीसी की एग्जाम्पल लेंगे, तो आरबीसी में प्रोटीन होता है 52% एंड जो लिपिड होता है, लिपिड्स का फ्रैक्शन होता है होता है 40%. अब आप सोच रहे होंगे 52 40 हो गया 92, तो बाकी क्या है, तो बाकी होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना. तो इस मेम्ब्रेन में लिपिड्स और प्रोटीन्स के अलावा कार्बोहाइड्रेट्स का भी छोटा सा अमाउंट होता है, ठीक है ना. तो वही हम मेंशन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सेवंथ पोस्टुलेट कि द मेम्ब्रेन also contains carbohydrates in the form of, वो किस फॉर्म में होता है, in the form of glycoproteins and glycolipids, ठीक है ना. देखो यहाँ पे हमारा मेम्ब्रेन है, तो कुछ कार्बोहाइड्रेट चेन्स क्या होते हैं, कुछ पॉलीसेकेराइड चेन्स क्या होते हैं, वो लिपिड के साथ अटैच होके होते हैं, ठीक है ना. और जब वो लिपिड के साथ अटैच होंगे तो वो कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मॉलिक्यूल का बनता है उसको ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं. वाइल एज कुछ कार्बोहाइड्रेट चेन्स प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं, तो जब वो प्रोटीन के साथ अटैच हो जाएंगे तो वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं, ठीक है ना. तो ये भी इसको प्रेजेंट होते हैं और ये इसको सिर्फ एक्सटर्नल साइड से यूजुअली पाए जाते हैं, ठीक है. अच्छा, तो पॉइंट नंबर 4 आपका ये है, ठीक है ना. पॉइंट नंबर 7 सॉरी. नाउ कुछ प्रॉपर्टीज, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी एक्सप्लेन की इस मॉडल ने, ठीक है ना. The model also states that, ठीक है ना. क्या क्या प्रॉपर्टीज इसने ऐड की, ठीक है ना. तो नंबर ए, जो ये मेम्ब्रेन है, द मेम्ब्रेन इज क्वाजीफ्लूइडिक. तो और एक प्रॉपर्टी इसने एक्सप्लेन किया कि जो मेम्ब्रेन है दैट इज क्वाजीफ्लूइडिक, यानी कि ना ये सॉलिड है ना ये पूरा फ्लूइड है, इट इज समवेयर इन बिटवीन, सो इट इज क्वाजीफ्लूइडिक. नंबर 2, द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेएबल, ठीक है ना. तो ना ये फुली परमेएबल है ना ये सेमी परमेएबल है, ये सिलेक्टिवली परमेएबल है. इट अलाउज सम सब्सटेंसेस टू पास, सिलेक्टेड सब्सटेंसेस टू पास, एंड इट डजंट अलाउ सम सब्सटेंसेस टू पास, ठीक है ना. इसी तरह the membrane is asymmetrical, ठीक है ना. ये भी इस
मॉडल ने एक्सप्लेन किया कि जो मेम्ब्रेन है ये सिमेट्रिकल नहीं है, इसका आउटर फेस और इनर फेस सेम नहीं है, द आउटर एंड इनर फेस आर डिफरेंट, सो इट इज़ एसिमेट्रिकल। तो ये फर्दर ये प्रॉपर्टीज़ भी इसने एक्सप्लेन की, ठीक है ना। सो दिस इज़ प्रेटी मच इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट दिस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है ना। तो किसने दिया था ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। एंड ये मॉडल क्या बोल रहा है कि सेल मेम्ब्रेन जो है दैट इज अ सी ऑफ लिपिड्स विद प्रोटीन्स एम्बेडेड लाइक आइसबर्ग्स। एंड ये मेम्ब्रेन जो लिपिड्स होते हैं वो हमारे फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, जो कि हमारे पास एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि उनके पास हाइड्रोफिलिक एज वेल एज हाइड्रोफोबिक एंड्स है। एंड ऐसे हमारा एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल जो है फॉस्फोलिपिड्स का, उसका ये हेड होता है हाइड्रोफिलिक एंड ये टेल्स होते हैं हाइड्रोफोबिक। और 2 लेयर्स होते हैं, ठीक है ना, बाइलेयर होता है, और जिस बाइलेयर में टेल्स गो इनसाइड, हेड्स गो आउटसाइड। और प्रोटीन्स जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। और कुछ हमारे पास ट्रांसमेम्ब्रेन भी होते हैं जो पूरी थिकनेस को क्रॉस करते हैं। मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने में रोल है किसका? कोलेस्ट्रॉल का। एंड लिपिड प्रोटीन रेशियो बहुत ही वेरी करता है। फॉर एग्जांपल आरबीसी में 52% प्रोटीन है, लिपिड्स 40% है। एंड मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट्स है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। और इसके अलावा ये मेम्ब्रेन की कुछ प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लेन करता है, लाइक मेम्ब्रेन क्वाजीफ्लूइडिक है, लाइक मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमेबल है, और लाइक जो मेम्ब्रेन है वो एसिमेट्रिकल है, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट यू कैन राइट इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन अबाउट दिस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है ना। आप और भी चीजें ऐड कर सकते हो, बट दिस मच विल बी सफिशिएंट, ओके। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि राइट अ नोट ऑन पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। तो सबको पता होगा पावर हाउस ऑफ द सेल किसको हम बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल इज नन अदर देन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है सेल का, इसको सेमी ऑटोनॉमस भी बोलते हैं, ठीक है। तो सारा जो एटीपी जनरेशन है, ठीक है ना, मेनली माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। जब मैं मेनली बोलूँ तो इसका मतलब मेन सोर्स जो है एटीपीज का वो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में भी बनते हैं, ठीक है ना। वो सब आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा होगा, जो आपने डिस्कस किया होगा रेस्पिरेशन वाला चैप्टर, ठीक है, केमिकल रेस्पिरेशन, तो उसमें आपने डिस्कस किया होगा, ठीक है। सो पावर ऑफ द सेल इज नन अदर देन माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछता है। तो आप सबको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था कोलिकर। एंड इसने उसको, इस ऑर्गेनेल को डिस्कवर किया था इन द फ्लाइट मसल्स ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यही पॉइंट यहाँ पे ऐड करता हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको डिस्कवर किया था, इट वाज डिस्कवर्ड बाय कोलिकर इन फ्लाइट मसल्स ऑफ इंसेक्ट्स, इन फ्लाइट मसल्स ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है ना। एंड ये जो टर्म माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है ना, दिस वॉज यूज्ड बाय ए साइंटिस्ट नेम्ड बेंडा। बहुत सारे और भी नाम हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, इसको बायोब्लास्ट्स बोलते हैं, ठीक है ना, बायोब्लास्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो टर्म यूजुअली इसको दी थी अल्टमैन ने। अल्टमैन नाम का एक साइंटिस्ट है जिसने इनको बायोब्लास्ट भी कहा था, ठीक है। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि आपको पता है इट इज ए ऑर्गेनली कंसर्न्ड विथ, सबसे पहले बात ये बोल दूं, ये एक डबल मेम्ब्रेन्स ऑर्गेनेलीज है, यानी ये ऑर्गेनेली है, यानी कि ये ऑर्गेनेल जो है इसको एक ही मेम्ब्रेन नहीं होता, इसको 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं। नॉर्मली हमारे सेल में ऑर्गेनेलीज जो होते हैं वो या तो होंगे ए मेम्ब्रेनस, यानी कि उनको कोई मेम्ब्रेन नहीं होगा, या तो वो होंगे सिंगल मेम्ब्रेनस, यानी कि उनको सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होगा, या तो वो होंगे डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल। डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स हमारे 2 ही है, एक है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना, दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज a double membranous organelle, it is a double membranous organelle, ठीक है ना। डबल membranous organelle मतलब इसको 2 मेम्ब्रेन सराउंड करते हैं, ठीक है ना। और एक चीज आप ध्यान में रखोगे, माइटोकॉन्ड्रिया एज इट इज कंसर्न्ड विथ द जनरेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो क्योंकि एनर्जी के साथ जनरेशन में कंसर्न है, तो यूजुअली इसका नंबर जो है वो डिपेंड करता है जो एक्टिविटी ऑफ द सेल पे। जितनी सेल मेटाबॉलिकली ज़्यादा एक्टिव होगी, ठीक है ना, जितनी सेल ज़्यादा एक्टिव होगी उतना उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, दैट डिपेंड्स ऑन एक्टिविटी ऑफ द सेल, एक्टिविटी ऑफ द सेल, ठीक है ना। यहां हम ऐसे कहेंगे दैट इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिविटी ऑफ द सेल, ठीक है ना। और एक और चीज मैं आपको ऐसे ही बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया को स्टडी करने के लिए एक स्पेशल स्टेन का यूज होता है जिसको हम बोलते हैं जैनस ग्रीन बी, ठीक है ना। एंड
it is studied by a special stain called as Janus green B, ठीक है ना। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले माइटोकॉन्ड्रिया के रिलेटेड कि माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था कॉलिकर ने इन फ्लाइट मसल्स ऑफ इंसेक्ट्स। माइटोकॉन्ड्रिया टर्म यूज की थी बेंडा ने। एक डबल मेम्ब्रेन्स ऑर्गेनेली है, ठीक है ना। एंड जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है दैट डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी ऑफ द सेल, ठीक है। और एक और चीज़ मैंने बोल दिया आपको कि स्टडी करने के लिए हम स्पेशल स्टेन यूज़ करते हैं एंड उस स्टेन को हम बोलते हैं जैनस ग्रीन बी, ठीक है ना। और यूजुअली जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है ना, वो होते हैं सॉसेज शेप्ड, हाँ, ठीक है ना। तो शेप इनकी होती है सॉसेज लाइक। अभी मैं बनाऊंगा माइटोकॉन्ड्रिया को तो आपको समझ आएगा, ठीक है ना। यूजुअली ये होते हैं सॉसेज शेप्ड, ठीक है ना। अब देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बोल सकता हूँ, तो हम फिर मेन डिस्कशन पे पहुंचेंगे नहीं, ठीक है ना। जब आपको एज माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे आप मेनली इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर डिस्कस करोगे, ठीक है ना। तो विदाउट वेस्टिंग माई टाइम मैं इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। तो हम वो स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे जो हमें नज़र आया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो दूसरे पेज पे बना देता हूँ। तो जैसे कि हम डिस्कस ही कर रहे थे अभी कि ये एक डबल मेम्ब्रेन्स ऑर्गेनेली है। तो डबल मेम्ब्रेन्स ऑर्गेनेली मतलब इसके दो मेम्ब्रेन्स है, ठीक है ना। इसके दो मेम्ब्रेन्स है, ठीक है। मैं थोड़ा मैग्नीफाइड डायग्राम बनाऊंगा। तो ये मैंने आउटर मेम्ब्रेन बना दिया और ये इसका इनर मेम्ब्रेन है। इसका इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। दो मेम्ब्रेन्स है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। सो एज इट इज अ डबल मेम्ब्रेन्स ऑर्गेनेली इट इज हैविंग टू मेम्ब्रेन्स, हाँ। एक तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, एक तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, और आपका यहां पे इनर मेम्ब्रेन है। जैसे कि आप देख पा रहे हो जो आउटर मेम्ब्रेन है वो बहुत ही स्मूथ है, ठीक है ना। वाइल इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डेड है, ठीक है। और ये जो फोल्ड्स इसके है, ये जो फोल्ड्स या इन्वेजिनेशंस इसके है, इन फोल्ड्स को हम बोलते हैं क्रिस्टे, ठीक है। तो इनर मेम्ब्रेन जो है इट इज फोल्डेड, आउटर मेम्ब्रेन जो है इट इज स्मूथ, आउटर मेम्ब्रेन जो होता है इट इज स्मूथ, वाइल इनर मेम्ब्रेन जो होता है इट इज फोल्डेड, ठीक है ना। और एक डिफरेंस है इस आउटर और इनर मेम्ब्रेन में। आउटर मेम्ब्रेन जो आपके पास यहां पे होता है, दिस आउटर मेम्ब्रेन इज मोर परमेबल, इसकी परमेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है ना। यानी कि ये ज्यादा सब्सटेंसेस को अलो करता है टू क्रॉस थ्रू। वाइल जो इनर मेम्ब्रेन होता है ये होता है लेस परमेबल। और एक डिफरेंस इनमें है कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसमें प्रोटीन कंटेंट कम होता है, वाइल जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है, ठीक है ना। वो भी आप याद रख सकते हो। बट यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि आपके जो ये फोल्ड्स है इनको हम क्या कहते हैं, ये जो फोल्ड्स आपके यहाँ पे होते हैं इन फोल्ड्स को आप बोलते हो क्रिस्टे। क्रिस्टे एक प्लूरल टर्म है, इसका सिंगुलर है क्रिस्टा। तो एक को क्रिस्टा बोलेंगे, बहुत सारे जब आए जाएंगे उनको हम क्रिस्टे बोलेंगे। तो फिलहाल के लिए हमने डिस्कस किया कि दो मेम्ब्रेन्स आते हैं यहाँ पे, एक तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है और मोर परमेबल है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है और लेस परमेबल है। और मैंने बोला कि इसमें ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट है इनर मेम्ब्रेन में, आउटर मेम्ब्रेन में कम प्रोटीन कंटेंट है। और जहाँ पे आपके पास फोल्ड्स होते हैं इन फोल्ड्स को आप क्या बोलते हो, क्रिस्टे। नाउ आप ध्यान रखना, जो आपके पास यहाँ पे स्पेस है, जो आपके पास यहाँ पे स्पेस है, दिस स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, इसको आप बोलते हो आउटर चैम्बर। आउटर चैम्बर मेटाबॉलिक उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वाइल जो आपके पास ये यहाँ इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये स्पेस है, सॉरी, इसको आप बोलते हो इनर चैम्बर या मैट्रिक्स। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चैम्बर है मेटाबॉलिज्म के कंसर्न के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो विथ रेस्पेक्ट टू मेटाबॉलिज्म सबसे इंपॉर्टेंट चैम्बर है इनर चैम्बर या मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखोगे, ठीक है। नाउ बिफोर वी डिस्कस कि इस इनर चैम्बर या मैट्रिक्स में क्या क्या चीजें होती है, हम पहले इस क्रिस्टा का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये क्रिस्टा मैग्नीफाई करके इस क्रिस्टा को देखते हैं, इस क्रिस्टा में क्या क्या होता है, ठीक है ना। ये क्रिस्टा दिखता कैसे अगर हम एक इंडिविजुअल क्रिस्टा को देखें। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर में बनाता हूँ, ये क्रिस्टा है, दिस इज ए क्रिस्टा। तो जैसे आप देख रहे हो उस क्रिस्टा को, ये एक इन्वेजिनेशन या फोल्ड है। इस क्रिस्टा को जब हम क्लोजली देखते हैं तो इस क्रिस्टा पे हमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स दिखाई देने को मिलते हैं। यू फाइंड दिस रैकेट शेप्ड पार्टिकल्स ऑन दिस क्रिस्टा। इस क्रिस्टा पे आपको कुछ ऐसे रैकेट शेप्ड पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं,
ठीक है ना. यू फाइंड दीज रैकेट शेप्ड पार्टिकल्स ऑन दिस क्रिस्टा. ये रैकेट शेप्ड पार्टिकल्स आपको इस क्रिस्टा पे दिखते हैं. ठीक है. इन रैकेट शेप्ड पार्टिकल्स को आप बोलते हो F0 F1 पार्टिकल्स. ठीक है ना. सो व्हाट डू यू फाइंड ऑन दिस क्रिस्टा? यू फाइंड दीज F0 या F0 F1 particles. So each crystal has these racket shaped F0 F1 particles. ठीक है ना. So मैं ऐसे कहूंगा each crystal has racket shaped F0 F1 particles. Now F0 F1 पार्टिकल, F0 एक्चुअली हम किसको बोलते हैं, F0 हम किसको बोलते हैं? अगर मैं इस F0 F1 पार्टिकल को या F0 F1 पार्टिकल को यहां पे बताऊं तो F0 हम बोलते हैं इस पार्ट को, सॉरी, F0 हम बोलते हैं इस पार्ट को एंड F1 हम बोलते हैं इस पार्ट को. ठीक है. But this is not the only name of this particle. This racket-shaped particle is not just called F0 F1 particle. It's also called as oxysome. It's also called as oxysome, and it is also called as elementary particle. इसको कुछ लोग elementary particle भी बोलते हैं. And कुछ लोग बहुत ही complex नाम use करते हैं. Some people call it Fernandez-Moran particle. Fernandez-Moran particle. ठीक है ना. तो हर एक क्रिस्टा पे आपको ये रैकेट शेप्ड पार्टिकल्स मिलते हैं जिनको आप F0 F1 पार्टिकल्स बोलते हो या ऑक्सीजोम्स बोलते हो या एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलते हो या फर्नांडिस मोरन पार्टिकल्स बोलते हो. अब इन पार्टिकल्स का काम क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज पार्टिकल्स? दीज पार्टिकल्स आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन ए प्रोसेस कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिसमें आप क्या करते हो, उस प्रोटॉन ग्रेडियंट को जो रेस्पिरेशन में बना होता है उसको कन्वर्ट करते हो, उसके एनर्जी को कन्वर्ट करते हो इनटू एटीपीज. ठीक है ना. सो दिस oxysome helps in formation of ATPs by process called as oxidative phosphorylation. ठीक है ना. तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि जो ये F0 F0 F1 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, दिस F0 F1 पार्टिकल, this F0 F1 particle, this F0 F1 particle helps in synthesis of ATP, and what is that process called as? That process is called as oxidative phosphorylation. That process is called as oxidative phosphorylation. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ठीक है ना. तो यहाँ पे आप इस चीज को नोट करोगे. वापस आते हैं इस डायग्राम पे. तो यहाँ क्रिस्टा को हमने डिस्कस किया और इस क्रिस्टा को हमने क्लोजली देख लिया. इसके आपको ये F0 F1 पार्टिकल्स मिलते हैं या ऑक्सीजोम्स मिलते हैं या एलिमेंट्री पार्टिकल्स मिलते हैं. ठीक है ना. एंड इनका काम क्या है? इनका काम है टू हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ एटीपी बाय दिस प्रोसेस कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. अभी अभी मैं बोल रहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट जो एरिया इस माइटोकॉन्ड्रिया का है वो है ये मैट्रिक्स या इनर चैम्बर. इस मैट्रिक्स में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो बहुत ही वाइटल है इस माइटोकॉन्ड्रिया के लिए. सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूं, इसमें एंजाइम्स होते हैं एक इंपॉर्टेंट पाथवे के जिसको हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल. ठीक है ना. आपको पता है क्रेब्स साइकिल एरोबिक मेटाबॉलिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवे है. ठीक है. तो उस क्रेब्स साइकिल के मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आपको इसी इनर चैम्बर या मैट्रिक्स में पाए जाते हैं. ठीक है, मिलते हैं. ठीक है. इसमें आपको प्रोटीन्स मिलते हैं दूसरी तरह के, इसमें आपको लिपिड्स मिलते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आपको डीएनए भी मिलता है. और वो डीएनए इस माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली बनाता है. ठीक है ना. इसमें आपको राइबोसोम्स मिलते हैं, 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स. अगेन वो इसको ऑटोनोमस सेमी ऑटोनोमस बनाते हैं. ठीक है ना. तो यहां पे हम बात करेंगे इनर चैम्बर या मैट्रिक्स की. इनर चैम्बर या मैट्रिक्स की. तो इनर चैम्बर या मैट्रिक्स जो है इसी का मैं बोल रहा था आपको. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है. इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया. ठीक है ना, ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. और इसके अंदर आपको क्या मिलता है? इसके अंदर सबसे पहले आपको मिलता है नंबर ए, एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल. एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल. ठीक है ना. इसमें आपको मिलता है ठीक है ना, सिंगल सर्क्यूलर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल. ठीक है ना. इसमें आपको मिलते हैं 70s राइबोसोम्स. इसमें आपको बहुत सारे दूसरे टाइप ऑफ प्रोटीन्स मिलते हैं, लिपिड्स मिलते हैं. ठीक है ना, एक्स्ट्रा.
ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने आपको अभी अभी बोला कि जो ये डीएनए इसमें पाया जाता है इस मैट्रिक्स में, और ये जो राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं, इनकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया बिकम्स सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली ऑफ सेल। और मे भी आपने एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा। तो अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, it is considered that mitochondria is basically an organism which is living inside the eukaryotic cell. Okay, it's a prokaryotic organism living inside the eukaryotic cell, जिसको एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी बोलते हैं। एंड उस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को हम और एक नाम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एंडोसिम्बायोट ऑफ द सेल। ठीक है ना। सो बिकॉज ऑफ दिस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंडोसिम्बायोट ऑफ द सेल, एंडोसिम्बायोट ऑफ द सेल। ठीक है ना। अब देखो यही चीज कि ये माइटोकॉन्ड्रिया एक एंडोसिम्बायोट है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म है जो एक्चुअली लिव कर रहा है, रह रहा है इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल। ठीक है ना। ये चीज हमें कंफर्म हो जाती है और एक चीज से, जब हम माइटोकॉन्ड्रिया का डिवीजन देखते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली सेल डिवीजन के वक्त इंडिपेंडेंटली डिवाइड करता है बाय मोड कॉल्ड एज फिशन, जो कि बैक्टीरिया में होता है। उससे भी हमें इस चीज की तरफ हिंट मिलता है कि शायद मत ये माइटोकॉन्ड्रिया, मे बी दिस इज एन ऑर्गेनिज्म लिविंग इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। और ऑब्वियसली अगर आपको फंक्शन पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया का, तो यू विल मेंशन द फंक्शन इज एरोबिक मेटाबॉलिज्म एंड जनरेशन ऑफ द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज। ठीक है। तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पे डाल दिए कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसको इट वाज डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर इन फ्लाइट मसल्स ऑफ इंसेक्ट्स। द टर्म वाज यूज्ड बाय बेंडा। इट्स अ डबल मेम्ब्रेन्स ऑर्गेनेलीज। द नंबर डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी ऑफ द सेल. You require a special stain called Janus green brie to study it. Usually it is sausage shaped, and under electron microscope you find these two membranes, outer and inner membrane. Outer is more permeable and smooth, inner is less permeable and folded. The folds are called cristae, and each crista has these not F1 particles or oxysomes, elementary particles, which help in oxidative phosphorylation, that is the synthesis of ATP. And most important area is this matrix or inner chamber, which contains these enzymes of Krebs cycle, these single circular double strand DNA molecule, these 70S ribosomes, and various other proteins and lipids. And because of these circular DNA molecule and 70S ribosomes, this mitochondria becomes the semi-autonomous organelle of the cell, and also it becomes the endosymbiote of the cell. So I hope ये mitochondria का discussion आपको आया होगा. And again there will be several other points which will be mentioned in your regular class notebook. You can study them and ace your boards. Okay. For now it is enough. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जहां पे आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है ब्रीफली डिस्क्राइब द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो आपको पता है न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर है सेल का। ठीक है ना। एंड न्यूक्लियस इनफैक्ट लार्जेस्ट ऑर्गेनेल भी है सेल का। ठीक है ना। और न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने, जिसका नाम आपको सबको याद होगा, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है ना। सो मैं ऐसे कहूंगा कि न्यूक्लियस जो है ना, इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। ठीक है ना। तो न्यूक्लियस का डिस्कशन है यहाँ पे। तो न्यूक्लियस को आपको डिस्कस करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। ठीक है ना। इट्स ऑल्सो यूजुअली द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ द सेल, लार्जेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ द सेल। एंड अगर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू में जाए तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट नेम्ड रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। अगर हम यूजुअली अगर सेल को देखें ना, न्यूक्लियस यूजुअली सेंटर पे पाया जाता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। जिस तरीके की शेप होगी ना सेल की, तो उसी तरीके से जब हम चेक करते हैं, उस तरीके की शेप का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर बनता होगा उसी पे यूजुअली प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर स्फेरिकल सेल है तो बराबर बीच में होगा। ठीक है ना। इस तरह अगर ऐसी शेप है तो यहाँ पे होगा। तो यूजुअली न्यूक्लियस होता है ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द सेल पे। बट कुछ एक्सेप्शंस है जहाँ पे ज्योमेट्रिकल सेंटर पे नहीं होता, जहाँ पे थोड़ा सा हट गया होता है सेंटर से, जिसमें हमारी मैच्योर प्लांट सेल्स आती है। ठीक है। तो मैच्योर प्लांट सेल्स में क्योंकि एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है, वो उस न्यूक्लियस को पुश कर देता है टुवर्ड्स द पेरिफेरी। ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, इट इज यूजुअली लोकेटेड एट ज्योमेट्रिकल सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द सेल। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है। फॉर एग्जांपल एक्सेप्शन में यहाँ पे मैच्योर प्लांट सेल, मैच्योर प्लांट सेल, वहाँ पे सेंट्रल वैक्यूल इसको धक्का देता है पेरिफेरी की तरफ। ठीक है ना। और यूजुअली आप जब चेक करते हो न्यूक्लियस को, यूजुअली देयर इज वन न्यूक्लियस पर सेल, देयर इज वन न्यूक्लियस पर सेल। ठीक है ना।
अगेन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है, आप सबको पता होगा मैच्योर आरबीसीज, ठीक है ना। मैच्योर आरबीसीज जो है ना उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, वहाँ पे देर इज नो न्यूक्लियस, ठीक है ना, वहाँ पे वो जगह दी हो गई होती है हेमोग्लोबिन को। एंड देर आर सम अदर सेल्स विच आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, लाइक हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं उनमें मल्टीपल नंबर ऑफ न्यूक्लियर होते हैं, लेकिन यूजुअली देर इज वन न्यूक्लियस पर सेल, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस को हम डिस्कस कर रहे हैं, और मैं बोल रहा हूँ न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, इट्स इन फैक्ट द लार्जेस्ट ऑर्गेनेली ऑफ द सेल. It was discovered by scientist named Robert Brown, and it is usually located at the geometrical center of the cell. And there are exceptions like mature plant cells, and usually there is one nucleus per cell except the RBCs, mature RBCs, where there is no nucleus at all. Okay. Now, देखो अगेन हम इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बेटर रहेगा जब अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में जाए, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, अगेन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इस न्यूक्लियस का देखते हो तो आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स दिखाई देने को मिलते हैं, यहाँ पे देखने को मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहला कंपोनेंट जो आप इस न्यूक्लियस में देख पाते हो वो इस न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हो आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप क्या देखते हो, आप ये बाहर से मेम्ब्रेन देखते हो जिसको आप बोलते हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर आप एक नेटवर्क देखते हो जो कि एक्चुअली डीएनए का नेटवर्क होता है, एंड उस नेटवर्क को हम बोलते हैं क्रोमैटिन। एक डीएनए का रेटिकुलम या नेटवर्क देखने को मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। अब ये क्रोमैटिन जो है ना, इसके अराउंड एक मैट्रिक्स या एक फ्लूइड होता है, एक सबस्टेंस होता है, इसके अराउंड एक सबस्टेंस होता है जिसको आप बोलते हो न्यूक्लियर मैट्रिक्स, या मैं ऐसे कहूं कि जो क्रोमैटिन जिस स्पेस में प्रेजेंट होता है उसको आप बोलते हो न्यूक्लियर मैट्रिक्स, या आप इसको सीधे बोल सकते हो न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है ना। यू कैन ऑल्सो कॉल इट न्यूक्लियोप्लाज्म। चलो न्यूक्लियर मैट्रिक्स, ठीक है ना, या न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है ना। एंड इसके अलावा आपको इसमें देखने को मिलता है कुछ डेंस स्ट्रक्चर्स भी आपको कुछ देखने को मिलते हैं। समटाइम्स यू ऑब्जर्व सर्टेन डेंस स्ट्रक्चर्स, कुछ डेंस स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलते हैं, और उन डेंस स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियोलाई, उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलाई। अब न्यूक्लियर मैट्रिक्स को एक और नाम हम देते हैं, इट्स कॉल्ड कैरियोलिम्फ और न्यूक्लियोप्लाज्म। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में आप क्या देखते हो, एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखते हो, और उसके अंदर एक नेटवर्क देखते हो डीएनए का जिसको क्रोमैटिन बोलते हैं। एंड ये क्रोमैटिन जिस स्पेस में प्रेजेंट होता है या जिस मैट्रिक्स में, जिस सबस्टेंस में प्रेजेंट होता है उसको न्यूक्लियर मैट्रिक्स या कैरियोलिम्फ बोलते हैं। एंड इसके अलावा कुछ डेंस स्ट्रक्चर्स भी आपको देखने में मिलते हैं विच आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोलाई। एक एक करके हमें इन सभी को डिस्कस करना है। सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो आपके पास यहाँ पे है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। इसके दो लेयर्स होते हैं एक्चुअली, ट्रू डबल मेम्ब्रेन नहीं, हम ऐसे कह सकते हैं कि इसके दो लेयर्स है, ठीक है ना। एक तो बाहर वाला लेयर है, आउटर लेयर, एंड एक इनर लेयर है, और उन दो लेयर्स के बीच में स्पेस होती है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज टू लेयर्स, आउटर लेयर एंड इनर लेयर, एंड आउटर लेयर एंड इनर लेयर के बीच में एक स्पेस होती है जिसको हम बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। व्हाट इज दैट स्पेस कॉल्ड, पेरीन्यूक्लियर स्पेस, ठीक है ना। थोड़ा डिस्कस करते हैं इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को थोड़ा डिस्कस करते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को एक और नाम से भी हम जानते हैं, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज कैरियोथीका, ठीक है ना। एंड इस कैरियोथीका के दो लेयर्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला, एक तो आउटर लेयर होता है जिसको आप बोलते हो एक्टोकैरियोथीका, एंड एक इनर लेयर होता है जिसको आप बोलते हो एंडोकैरियोथीका, ठीक है ना। तो एक आउटर लेयर होता है, एक इनर लेयर होता है। आउटर लेयर को बोलते हैं एक्टोकैरियोथीका और इनर लेयर को बोलते हैं एंडोकैरियोथीका, और उन दोनों के बीच में एक स्पेस होती है जिसको आप बोलते हो पेरीन्यूक्लियर स्पेस, ठीक है ना। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो एक्टोकैरियोथीका है या आउटर लेयर जो है वो यूजुअली RER के साथ कंटिन्यूअस होता है, ठीक है ना, और उस पर राइबोसोम्स भी होते हैं, ठीक है ना। तो आउटर लेयर जो है या जो एक्टोकैरियोथीका है, ठीक है ना, तो ये यूजुअली होता है कंटिन्यूअस, यानी कि इसके साथ अटैच्ड होता है,
continuous with RER, rough endoplasmic reticulum, and also it also contains राइबोसोम्स, और इसके ऊपर राइबोसोम्स भी देखने को मिलते हैं। वाइल अगर हम एंडोकैरियोथिका को देखें तो ये स्मूथ होता है, ये बिल्कुल स्मूथ होता है, ठीक है ना, एंड यू डोंट फाइंड एनी राइबोसोम्स इन इट, आप इसके ऊपर कोई राइबोसोम्स नहीं देखते हो, ठीक है। अब यहाँ पे नोट करने की चीज़ क्या है कि दो लेयर्स के बीच में एक स्पेस होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। तो पेरीन्यूक्लियर स्पेस क्या है शाबाश, पेरीन्यूक्लियर स्पेस इज द स्पेस बिटवीन दीज टू लेयर्स। तो इन दो लेयर्स के बीच में एक स्पेस होती है जिसको हम बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस, 10 to 50 नैनोमीटर्स की स्पेस होती है ये, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना, पेरीन्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। अब यहाँ पे जरा आप इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को फिर से देखो, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बीच बीच में कुछ इंटरप्शंस होते, कुछ इंटरप्शंस होते, इनको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है ना। और इन न्यूक्लियर पोर्स से बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है ना। इनसे क्या होता है कि यहाँ से आरएनए बन के बाहर निकलेगा और बाहर से प्रोटीन्स बन के अंदर आएंगे, ठीक है ना। सो दीज आर फॉर बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट, दीज आर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ आरएनए आउटसाइड टू द आउटर साइड ऑफ न्यूक्लियस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसका आप ऐसे ही याद रखोगे, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे इस न्यूक्लियस के रिलेटेड, दैट इज द क्रोमैटिन, दैट इज द क्रोमैटिन, ठीक है ना, क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन एक्चुअली इट इज ए नेटवर्क ऑफ डीएनए विच इज फाउंड इन ए इंटरफेजिक सेल और अरेस्टिंग सेल और ए नॉन डिवाइडिंग सेल, ठीक है ना। तो क्रोमैटिन क्या है, क्रोमैटिन इज it is loosely coiled DNA, ठीक है ना, फाउंड इन नॉन डिवाइडिंग सेल। अब आप सोच रहे होंगे ये नॉन डिवाइडिंग सेल ही क्यों बोला गया, इंटरफेजिक सेल ही क्यों बोला गया, क्योंकि जब हम एक डिवाइडिंग सेल की बात करते हैं जो मेटाफेज में होती है उसको क्रोमैटिन नहीं होता, उसको क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन जब हम एक रेस्टिंग सेल की या नॉन डिवाइडिंग सेल की बात करते हैं उसको क्रोमैटिन ही होता है। और जो टर्म क्रोमैटिन है, ठीक है ना, ये यूज की थी फ्लेमिंग ने, ठीक है ना, इसने फ्लेमिंग ने यूज की थी फॉर ए मटेरियल विच वाज स्टेन्ड बाय बेसिक डाइज, ठीक है ना। बेसिक डाइज से जो मटेरियल स्टेन होता है उसी के लिए टर्म यूज की गई थी क्रोमैटिन, ठीक है ना। नाउ इस क्रोमैटिन को जब हम देखते हैं तो बेसिकली ये लूजली कॉइल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए है, ठीक है ना। नाउ जब इसको हम देखते हैं तो इस क्रोमैटिन के दो डिस्टिंक्ट एरियाज हमें मिलते हैं। यहाँ पे अब मैं दिखा नहीं पाऊंगा बिकॉज आई हैव मेड इट ग्रीन एंड डार्क बैकग्राउंड है। तो कुछ जगहों पे क्रोमैटिन जो है ना वो क्राउडेड होता है, तो वहाँ पे वो बहुत ही डार्क दिखता है, ठीक है ना। उस एरिया ऑफ क्रोमैटिन को बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। और कुछ जगहों पे ये बहुत ही लूजली कॉइल्ड होता है और वहाँ पे वो लेस डार्क दिखता है, ठीक है ना, या लाइटली स्टेन्ड दिखता है, तो उसको बोलते हैं यूक्रोमैटिन। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्रोमैटिन होता है दो तरीके का, इट्स ऑफ टू टाइप्स। एक होता है जिसको आप बोलते हो यूक्रोमैटिन, और दूसरा होता है जिसको आप बोलते हो हेटेरोक्रोमैटिन, ठीक है ना। तो आप सबको पता होगा यूक्रोमैटिन जो है इट इज लूज, या हम ऐसे बोलेंगे इट इज लाइटली स्टेन्ड क्रोमैटिन, वायर हेटेरोक्रोमैटिन जो होता है इट इज डार्कली स्टेन्ड क्रोमैटिन, ये डार्कली स्टेन्ड क्रोमैटिन होता है, ठीक है ना। नाउ ये रीजन क्या है, एक्चुअली लाइटली स्टेन्ड इसलिए है बिकॉज यहाँ पे डीएनए बहुत ही लूजली कॉइल्ड होता है, और लूजली कॉइल्ड इसलिए होता है क्योंकि ये डीएनए बार बार अनवाइंड होता है फॉर ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना। तो ये जो यूक्रोमैटिन है इट इज लाइटली स्टेन्ड बिकॉज इट हैज लूज डीएनए नेटवर्क, and the loose DNA network is because this type of DNA, the DNA type of DNA found in this chromatin is frequently used for transcription, ठीक है ना। इन शॉर्ट हम बोलते हैं कि यू क्रोमैटिन जो है ना वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, ठीक है ना। सो इट इज लाइटली स्टेन्ड, इट हैज लूज कॉइल्स ऑफ डीएनए एंड इट इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। ये चीज आपसे पूछी जाती है कि दोनों क्रोमैटिन्स में ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्या है। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्या होता है, जो बार बार एमआरएनए में ट्रांसक्राइब कन्वर्ट होगा, जो बार बार आरएनए सिंथेसिस में पार्ट लेगा, ठीक है ना। वाइल जो हेटेरोक्रोमैटिन है इसलिए ये डार्कली स्टेन्ड होता है बिकॉज इसमें डीएनए बहुत ही टाइटली बाउंड होता है, ठीक है ना।
और इसलिए टाइटली बाउंड होता है क्योंकि ये हमें ज़्यादा आरएनए बनाने के काम, इसके जो आरएनए वो हमें ज़्यादा काम नहीं आता है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसलिए वो टाइटली बांध के रखा गया है, ठीक है ना। तो इन अदर वर्ड्स हम बोलें कि ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। सो ये जो हेटेरोक्रोमैटिन है, इट इज़ ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, इट इज़ ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, इट इज़ ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, ठीक है। नाउ जब सेल डिवीजन में एंटर करती है, व्हेन द सेल एंटर्स डिवीजन, यही क्रोमैटिन फिर पैक हो जाता है एंड ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू क्रोमोसोम। सो व्हेन सेल एंटर्स डिवीजन, जब सेल डिवीजन में एंटर करती है, ठीक है ना, द क्रोमैटिन गेट्स कंडेंस्ड, क्रोमैटिन कंडेंस हो जाता है, कंडेंस्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। फिर यही क्रोमैटिन क्या बनाता है, ये क्रोमोसोम्स बनाता है, ठीक है ना। अब उस डिस्कशन में हम नहीं जाएंगे बिकॉज दिस इज बोर्ड सीरीज। तो यहाँ पे आपको न्यूक्लियस को लिखना होगा, तो न्यूक्लियस आप लिख लोगे, इतने में से इतने में से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। तो क्रोमोसोम्स वाला यहाँ पे हम इसको स्किप करते हैं, ठीक है ना। तो वापस आते हैं न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर पे, जहाँ पे मैंने बोला था एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है आपके पास और आपके पास क्रोमैटिन होता है। अब बची दो चीज़ें, एक न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोलाई, ठीक है ना। तो इनको थोड़ा डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो या कैरोलिम्फ जो है, ये वो एरिया है जिसमें बाकी सारी चीज़ें होती है न्यूक्लियस की, ठीक है ना। इट्स अ सबस्टेंस, ग्राउंड सबस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस विच कंटेन्स वेरियस सबस्टेंसेज, ठीक है ना। क्या क्या सबस्टेंस होते हैं, एक तो ये एक तरीके से क्रोमैटिन भी इसी में प्रेजेंट है, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें रॉ मटेरियल्स होते हैं डीएनए बनाने के, लाइक डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है ना, आरएनए बनाने के, यानी कि राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है ना। कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है ना, कुछ लिपिड्स होते हैं एंड कुछ एंजाइम्स होते हैं, लाइक डीएनए सिंथेसिस के, रेप्लिकेशन के एंजाइम्स होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के एंजाइम्स होते हैं एंड सो ऑन, ठीक है ना। और बचा ये न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलाई वो एक्चुअली वो एरियाज होते हैं जहाँ पे राइबोसोमल आरएनए बनता है, ठीक है ना। तो ब्रीफली हम इनको थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसको मेंशन करते थे ब्रीफली। तो पहले ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स को। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो है, इट इज ग्राउंड सबस्टेंस, इट इज ग्राउंड सबस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस का ग्राउंड सबस्टेंस है, ठीक है ना। एंड इट कंटेन्स, इसके अंदर क्या है, नंबर ए, इट कंटेन्स, एक तो क्रोमैटिन भी एक्चुअली इसी के अंदर आता है, ठीक है ना। नंबर बी, इट कंटेन्स एंजाइम्स ऑफ रेप्लिकेशन, जो डीएनए डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन है उसके एंजाइम्स होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यानी कि आरएनए फॉर्मेशन के एंजाइम्स इसमें होते हैं, ठीक है ना। इसमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है ना। इसमें प्रोटीन्स होते हैं, इसमें लिपिड्स होते हैं एटसेट्रा, ठीक है ना। ये सब बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो दैट इज अबाउट द न्यूक्लियर मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसके अलावा क्या बचा है, न्यूक्लियोलाई। इसके अलावा क्या बचा है, न्यूक्लियोलाई। तो न्यूक्लियोलाई एक्चुअली these are actually they represent the heterochromatin, ठीक है ना। तो these are the areas where rRNA synthesis, rRNA क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है ना, is actively occurring. Yeah, these are the areas where rRNA synthesis occurs, ठीक है ना। That's why they are also called as ribosomal factories, and they are हम ये भी कह सकते हैं एक्चुअली दे आर अ टाइप ऑफ हेटेरोक्रोमैटिन, ठीक है ना। तो इसको न्यूक्लियोलाई को ऑब्जर्व किया था फोंटेना ने, फोंटेना नाम के एक साइंटिस्ट ने, ठीक है ना। अब न्यूक्लियोलाई का जो नंबर है वो भी डिपेंड करता है कि सेल की सिंथेटिक मशीनरी पे। जो सेल ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगी उसको ज़्यादा राइबोसोम्स लगेंगे, तो कॉन्सिक्वेंटली उसको ज़्यादा न्यूक्लियोलाई होता है, ठीक है ना। तो वेरी करता है, कभी कभी न्यूक्लियोलाई एब्सेंट भी होते हैं सेल्स में, ठीक है ना। तो ये चीज़ का भी आप ध्यान रखोगे, लेकिन फॉर द सेक ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन इतनी सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग न्यूक्लियस काफ़ी हो जाएगी, ठीक है ना। तो दैट्स अबाउट द न्यूक्लियस डिस्कशन, ऑफ ब्रीफ डिस्कशन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। बाकी सारी इंफॉर्मेशन आप अपने जो रेगुलर क्लासरूम नोटबुक है उससे गैदर कर लोगे, ठीक है। अभी आएंगे हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में, ठीक है ना। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है ना। आप सबको याद ही होगा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक्चुअली एक सिस्टम है, एक एग्रीगेशन है हमारे सिंगल मेम्ब्रेन्स ऑर्गेनेलीज का, ठीक है ना, जो कि बहुत ही क्लोजली या बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन में वर्क करता है। व्हाट आर दोज ऑर्गेनेलीज इंक्लूड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द गोल्गी apparatus,
the lysosome and the vacuole, ठीक है ना. So what is this endomembrane system? It is actually the aggregation of certain single membranous organelles which work in close coordination with each other. And कौन कौन से organelles आते हैं इसमें आपका endoplasmic reticulum आता है, Golgi apparatus आता है, lysosome आता है और vacuole आता है, ठीक है ना. So it is an aggregation of certain single membrane organelles which work in close coordination, ठीक है ना, with respect to each other, ठीक है ना. और कौन कौन से ऑर्गेनेल्स आते हैं इनमें? These include, शिवाश, कौन कौन से ऑर्गेनेल्स आते हैं? नंबर 1 आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना. नंबर 2 आता है गोल्गी एपरेटस, एंड नंबर 3 कौन सा आता है? नंबर 3 आता है आपका लाइसोसोम, एंड नंबर 4 कौन सा आता है? नंबर 4 आता है आपका वैक्यूल, ठीक है ना. अब इन सारे ऑर्गेनेल्स को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इन सभी ऑर्गेनेल्स को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, ठीक है, बट अपनी क्लासरूम की रेगुलर नोटबुक से, ठीक है ना. इस लेक्चर में हम इनको डिस्कस नहीं करने वाले, ठीक है ना, इनको हम कम इंपॉर्टेंस देने वाले हैं, ठीक है. तो यूजुअली नीट में भी आपको क्वेश्चन आता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स है, तो उस हिसाब से भी आपको इनको याद रख लेना है, ठीक है. चलो अभी नेक्स्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इन्यूमरेट द लेयर्स ऑफ प्लांट सेल वॉल, ठीक है ना. सेल वॉल का डिस्कशन मैंने अलग से नहीं रखा, लेकिन ये लेयर्स ऑफ प्लांट सेल वॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो इसको हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है. तो इसमें मैं एक डायग्राम बनाऊंगा जिससे आप इसको समझोगे, ठीक है ना. तो सेल वॉल एक रिजिड कवरिंग है जो प्लांट सेल्स में होते हैं, फंगल सेल्स में होती है, ठीक है ना. तो ये आपको पता ही है, ठीक है. हम यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन ने जितना पूछा है उसी को आंसर करेंगे. मान लो ये हमारे पास एक प्लांट सेल है, दिस इज ए प्लांट सेल, इसको मैं सेल 1 लिखूंगा, एंड ये यहाँ पे हमारे पास दूसरी प्लांट सेल है, इसको मैं सेल 2 लिखूंगा, ठीक है ना. अब मुझे देखना है कि सेल वॉल में कितने लेयर्स होते हैं, ठीक है ना. आप सबको पता होगा कि सेल वॉल का जो एक लेयर है वो कॉमन होता है बिटवीन द टू सेल्स, ठीक है ना. एंड उस लेयर को जो कॉमन होता है बिटवीन द टू सेल्स उसको हम बोलते हैं मिडल लैमेला, ठीक है ना. तो सबसे पहला लेयर जो होता है दैट इज मिडल लैमेला, एंड मिडल लैमेला जो है इट्स ए कॉमन लेयर बिटवीन द टू सेल्स, ठीक है ना. उसके बाद दोनों सेल्स जो दोनों साइड से आपको दिख रही है उनको अपना अपना एक अलग लेयर होता है जिसको आप बोलते हो प्राइमरी वॉल, ठीक है ना. एंड उसके बाद आपको मैच्योर प्लांट सेल्स में और एक लेयर भी अपना अपना मिलता है सेल्स को, जिसको आप बोलते हो सेकेंडरी वॉल, ठीक है ना. तो ये डायग्राम से आपको ये लेयर्स याद रह जाएंगे, ठीक है ना. तो पहला लेयर जो कॉमन होता है उसको मिडल लैमेला बोलते हैं, फिर उसके बाद जो आपका लेयर आता है उसको आप प्राइमरी वॉल बोलते हो, एंड उसके बाद जो आपका लेयर आता है उसको आप सेकेंडरी वॉल बोलते हो. एंड कुछ प्लांट्स में फिर टर्शियरी वॉल भी होता है, उसमें हम नहीं जाएंगे. तो बेसिकली 3 लेयर्स होते हैं, मिडल लैमेला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल, ठीक है ना. थोड़ा इनको डिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है ना, तो मिडल लैमेला, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल, ठीक है ना. तो तीनों को थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं. तो जैसे कि मैंने बोला मिडल लैमेला कॉमन लेयर है बिटवीन द टू सेल्स, ठीक है ना. सो इट इज कॉमन लेयर बिटवीन द टू सेल्स. और आपको पता ही है इट इज मेड अप ऑफ, ये अक्सर ही नीट में क्वेश्चन आता है, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट्स, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट्स का बना होता है, ठीक है ना. इसको हम सीमेंटिंग लेयर भी बोलते हैं, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज सीमेंटिंग लेयर, इसको हम सीमेंटिंग लेयर भी बोलते हैं. इस डायग्राम में आप इसको देख सकते हो, ये कॉमन लेयर है, ठीक है, मिडल लैमेला. अब प्राइमरी वॉल जो है इट इज नॉट कॉमन वॉल, इट इज स्पेसिफिक टू ईच सेल. ये हर एक सेल का अपना अलग होता है, जैसे मैंने यहाँ पे इस डायग्राम में यहाँ पे इसको बनाया, अलग अलग सेल्स के लिए अलग अलग होता है ये प्राइमरी वॉल. और आप ध्यान रखोगे यूजुअली इसको हम इसको क्लियरली देख पाते हैं यंग सेल्स में, यूजुअली प्रोमिनेंट इन यंग सेल्स. अब इसका मतलब क्या है, क्योंकि जो मैच्योर प्लांट सेल्स होते हैं उनमें सेकेंडरी वॉल ने सारी स्पेस ले ली होती है, तो उनमें हम इसको अच्छे से नोटिस नहीं कर पाते, ठीक है ना. और ये सेल्यूलोज से ही बना होता है, लेकिन सेल्यूलोज कंटेंट कम होता है, ठीक है. अब सेकेंडरी वॉल जो है ना इट इज ऑल्सो स्पेसिफिक टू ईच सेल, ये भी सेल्स को अलग अलग होता है, ठीक है ना. एंड इसकी खास बात ये है इट इज
प्रेजेंट ओनली इन मैच्योर सेल्स, मैच्योर प्लांट सेल्स, लाइक वो ट्रैकीड्स, ठीक है ना, वेसल्स वगैरह, उनमें होता है। मैच्योर प्लांट सेल्स, मैच्योर प्लांट सेल्स में होता है। और इसमें सेलुलोज कंटेंट जो होता है, इसमें सेलुलोज कंटेंट हाई होता है, सेलुलोज कंटेंट हाई होता है इसमें, सेलुलोज कंटेंट इसमें हाई होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी वॉल, ठीक है। और इसको हम वी ऑल्सो नो दिस बाय द नेम वुड। जब हम वुड की बात करते हैं ना, जब हम बोलते हैं वुड, वो वुड यूजुअली सेकेंडरी वॉल ही होता है, ठीक है ना। और भी हम डिफरेंसेस इनमें निकाल सकते हैं, लेकिन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए इतना काफ़ी रहेगा, ठीक है। तो और कुछ जिम्नोस्पर्म्स होते हैं जिनमें टर्शरी वॉल भी होता है, तो वो भी हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हमारा ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। तो इसको हम डायग्राम से और इन छोटे छोटे पॉइंट से कवर कर लेंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पे और एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए प्लास्टिड्स अगेन डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज है, जो हमारे खासकर प्लांट्स में पाए जाते हैं, प्लांट्स और कुछ अलग अलग सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिड्स की बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पे क्वेश्चन जो वो हमें पूछता है उसी के अराउंड आंसर देंगे। तो बेसिकली 3 तरह के प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है ना। एक तो होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, और होते क्रोमोप्लास्ट, और तीसरे होते क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन सा टाइप होता है शबाश? एक तो हमारे पास होता है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, और हमारे पास होता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, एंड हमारे पास होते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। और ये टाइप्स जो है ना, ये किस हिसाब से 3 अलग अलग टाइप्स है, इनका मेनली फंक्शन अलग अलग होता है, ठीक है ना। लाइक ल्यूकोप्लास्ट को जब हम देखते हैं तो ल्यूकोप्लास्ट का क्या फंक्शन है, ये स्टोर करते हैं फूड। अगर हम क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो दे हेल्प इन डेकोरेशन, इनका फंक्शन क्या है, डेकोरेशन ऑफ द प्लांट पार्ट्स। तो तरह तरह कलर्स के प्लांट पार्ट्स होते हैं, यूजुअली कलर उनको मिलता है क्रोमोप्लास्ट से, ठीक है ना। एंड क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। ये तो सबको पता होगा क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। अब ल्यूकोप्लास्ट में देयर इज नो पिगमेंट, इसमें पिगमेंट्स यूजुअली एब्सेंट होते हैं, ठीक है ना। अब क्रोमोप्लास्ट तो डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करते हैं, तो दे कंटेन वेरियस पिगमेंट्स, इसमें बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। लाइक कैरोटिनोइड्स, कैरोटिनोइड्स होते हैं इनमें, ज़ैंथोफिल्स होते हैं, ये सारे पिगमेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है ना। वाइल अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो इनमें जो मेन पिगमेंट है तो वो है क्लोरोफिल, मेन पिगमेंट इज क्लोरोफिल। और वो क्लोरोफिल आप सबको पता है वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है ना, दैट इज ग्रीन इन कलर, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनमें से क्लोरोप्लास्ट ही है, बिकॉज वो हेल्प करता है इनमें फोटोसिंथेसिस में। अब ल्यूकोप्लास्ट के ना हमें फर्दर टाइप्स मिलते हैं बेस डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड, और अक्सर ये नीट में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखोगे ल्यूकोप्लास्ट जो है उनके फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है ना, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फूड, ठीक है ना। तो ल्यूकोप्लास्ट के हमारे पास 3 टाइप्स में पहला टाइप आता है अमाइलोप्लास्ट, दूसरा आता है जिनको हम बोलते हैं इलियोप्लास्ट, एंड तीसरा आता है जिसको हम बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है ना। तो अमाइलोप्लास्ट जो है ये हमारे स्टोर करते हैं स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च, ठीक है ना, या हम कार्बोहाइड्रेट्स भी बोल सकते हैं। इलियोप्लास्ट जो हमारे हैं ये स्टोर करते हैं लिपिड्स या ऑयल्स, इनको हम ओलियोप्लास्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। एंड एल्यूरोप्लास्ट जो हमारे हैं ये यहाँ पे स्टोर करते हैं प्रोटीन्स, दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ द प्रोटीन्स, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रख लेना, ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोटीन्स, ठीक है। अभी और एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए शॉर्ट आंसर रखा है, फंक्शंस ऑफ द गोल्गी एपरेट्स, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर द एंटायर चैप्टर इन दिस one short lecture, but I have tried my best to give you the most important questions, and वो अभी हमारा इसमें से लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो गोल्गी एपरेट्स का फंक्शन, ठीक है ना। यूजुअली हमारे जो ऑर्गेनेल्स हैं उनका फंक्शन हमें यूजुअली पता होता है, जैसे न्यूक्लियस का कंट्रोल सेंटर है, माइटोकॉन्ड्रिया का एनर्जी प्रोडक्शन है, और प्लास्टिड्स का आपको पता है ये क्लोरोप्लास्ट का फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। लेकिन जो एंडोमेम्ब्रेन के ऑर्गेनेल्स है इनके फंक्शंस थोड़े डाइवर्स है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस है गोल्गी एपरेट्स के फंक्शंस, ठीक है ना। तो जैसे आपने पढ़ा होगा रेगुलर क्लासेस में कि गोल्गी एपरेट्स का मेन फंक्शन जो है ना दैट इज प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल्स, ठीक है ना। जो मटेरियल्स है वो मेनली सिंथेसाइज होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, लेकिन बाद में वो भेजे जाते हैं गोल्गी एपरेट्स को, और गोल्गी एपरेट्स उनको प्रोसेस करता है, ठीक है ना, और बाद में उनको पैकेज करता है, ठीक है ना। तो मैं ऐसे कहूँगा कि द फंक्शंस इंक्लूड,
ठीक है ना। तो नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स विच आर रिसीव्ड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नंबर 2 फंक्शन, आपको याद है हमने अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस किया था ग्लाइकोप्रोटीन्स ग्लाइकोलिपिड्स। वो ग्लाइकोप्रोटीन्स ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ से बन के आते हैं? वो गोल्गी अपरेट से ही बन के आते हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ, दूसरा फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। और सबसे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आपको लाइसोसोम्स तो पता ही होंगे, लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं हमारे गोल्गी अपरेट्स ही, ठीक है। तो अगेन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, ठीक है ना। नंबर 4, गोल्गी अपरेट्स का एक इंपॉर्टेंट रोल है सेल डिवीजन में भी। सेल डिवीजन, प्लांट सेल डिवीजन के वक्त ये दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ द सेल प्लेट, ठीक है ना। तो अगेन फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट ड्यूरिंग डिवीजन, सेल प्लेट ड्यूरिंग डिवीजन, ठीक है ना। और भी बहुत सारे फंक्शंस है लाइक फॉर्मेशन ऑफ रूट हेयर्स इन प्लांट्स, रूट हेयर्स, प्लांट्स में रूट हेयर्स को बनाना, ठीक है ना। वो भी फंक्शन है किसका? राइबोसोम, ये इनका, सॉरी, गोल्गी अपरेट्स का। इसी तरह से और एक फंक्शन हम मेंशन कर सकते हैं, 6th फंक्शन, सिक्रीशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, ठीक है ना। जो सेल्स कुछ बहुत सारे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल म्यूसिन। हमारे नोज में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, म्यूकस सेल्स होते हैं, गॉबलेट सेल्स होते हैं, वो म्यूसिन प्रोड्यूस करते हैं, और वो म्यूसिन प्रोडक्शन में गोल्गी अपरेट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना। इसी तरह हमारे जो स्पर्म सेल्स होते हैं उनमें एक स्ट्रक्चर होता है एक्रोसोम, उसकी फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम इन स्पर्म्स, आई थिंक ये बहुत सारे फंक्शंस हैं, इतनों से काम चल जाएगा। मेन फंक्शंस आपके पहले 3 ही है, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। एंड ये वाला क्वेश्चन बहुत बार नीट में रिपीट हुआ है, ठीक है ना। That was the last question from this lecture. I hope I have covered these questions extensively. And I think जिसने कुछ नहीं पढ़ा होगा तो उसके लिए तो I think this is enough. But still I will recommend कि आप जब पढ़ो तो आप सारा ही पढ़ो, ठीक है ना। This lecture should only serve as something that will get you continuity, okay? तो कोई भी डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं आप, तो आप उसके लिए अपनी रेगुलर क्लास वर्क नोटबुक को जो है कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई हैड अ ग्रेट टाइम विद मी। विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल देन हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।